नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम जो आपको सिखा रहे हैं वह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। यह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का 70th पार्ट या 17वां पार्ट है। इसमें हम आपको ग्रहों की डिग्रियों के बारे में बताएंगे। हालांकि हम यह आपको अभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि यह बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा, किंतु आप सभी की रिक्वेस्ट पर हमें आपको यह पहले बताना पड़ रहा है और हम जो प्रोग्रेशन बता रहे थे उसे बीच में हमने रोक दिया है। यहाँ पर डिग्री का विशेष उपयोग होता है। वैसे तो डिग्री का उपयोग सभी पद्धतियों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, किंतु भृगु-नंदी नाड़ी में इसका उपयोग सबसे अधिक युक्ति उसे कहते हैं जहाँ एक या एक से अधिक ग्रह एक साथ हों में ज़्यादा किया जाता है। तो डिग्री को समझने के पहले आपको युति को समझना पड़ेगा। अब वैदिक ज्योतिष में तो युति का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक ग्रह जब एक साथ बैठे हों तो उसे युति कहते हैं, किंतु भृगु-नंदी नाड़ी में इसके अर्थ अलग हो जाते हैं। यहाँ दो या दो से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों अथवा ग्रह संबंधित ग्रह की अगली राशि या पिछली राशि में हो तो उसे भी युति में सम्मिलित कर लिया जाता है। अर्थात कोई ग्रह मेष राशि में बैठा हुआ है तो वृषभ राशि एवं मीन राशि में बैठा ग्रह भी उसके साथ युति में ही माना जाएगा, क्योंकि भृगु-नंदी नाड़ी में माना जाता है कि जो ग्रह साथ में है वह तो उस ग्रह की मदद करेंगे ही सही, किंतु जो ग्रह आगे या पीछे होते हैं उसे भी उस ग्रह का सहयोग करना आवश्यक होता है, फिर चाहे वह उसका मित्र हो या शत्रु। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें मित्र कौन है और शत्रु कौन है। इसमें एक देव ग्रह है और दूसरे दानव ग्रह हैं, किंतु गुरु दोनों के साथ समान मित्रता रखते हैं। इसी कारण उन्हें सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है। हालांकि वह जीव कारक भी है, तो भृगु-नंदी नाड़ी में इन्हें जीव कारक बताया गया है। तो जीव को तो अच्छे और बुरे दोनों से ही काम पड़ेगा ही सही, तो इन्हें दोनों के साथ मित्रता वैसे भी रखनी ही है। अब मित्र तो उस ग्रह का सहयोग करेंगे ही सही, किंतु शत्रु ग्रह उसे अपने ढंग से सहयोग करेंगे। इसे हम आगे समझेंगे। अब डिग्री और युति कैसे फल देती है, तो उसके लिए आप इसे इस तरह से समझें कि एक या एक से अधिक ग्रहों की युति में जिसकी डिग्री आगे है वह आगे निकल गया है और जिसकी डिग्री पीछे है वह पीछे रह गया है। तो डिग्री के अनुसार हम देख सकते हैं कि कौन आगे है और कौन पीछे है। तो जिसकी डिग्री ज़्यादा है वह आगे निकल गया है और जिसकी डिग्री कम है वह पीछे रह गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिन ग्रहों की डिग्री पीछे की है वह बाद में आगे वाले ग्रह से मिलेंगे। इससे फायदा होगा या नुकसान, यह आपको ग्रहों के कारकत्वों से पता चलेगा। इसी कारण यहाँ अर्थात भृगु-नंदी नाड़ी में कारकत्वों को विशेष महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए बुध की डिग्री 16 डिग्री है और मंगल की 18 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि बुध जो होता है वह शिक्षा का कारक है और मंगल उसका शत्रु होकर आगे ही बैठा है। तो इस व्यक्ति को शिक्षा में व्यवधान या अवरोध उत्पन्न होना ही है, क्योंकि जब आगे बढ़ेगा बुध आगे बढ़ेगा तो उसे आगे जाते से ही मंगल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब भी वह शिक्षा संबंधी कोई कार्य करेगा, पढ़ने का काम करेगा, तो उसे उसमें अवरोध आएंगे, व्यवधान आना ही है। उसी प्रकार अब बुध से प्रेमी भी देखा जाता है, प्रेमी प्रेमिका भी जो होते हैं, क्योंकि बुध जो होता है वह नपुंसक ग्रह है, तो इससे प्रेमी और प्रेमिका भी देखे जाते हैं। तो जब इसके प्रेम प्रसंग होंगे, तो जब भी इस जातक के प्रेम प्रसंग होंगे और हम उनके संबंध में चर्चा करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इन प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अक्सर विवाद होते रहेंगे, क्योंकि जब भी ये प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे तो बुध और मंगल को एक्टिव कर देंगे, क्योंकि आगे मंगल है, मंगल विवाद का कारक है और बुध वाणी का कारक है। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि यह बात करते करते ही इस जातक को गुस्सा आ जाता होगा और इसकी वाणी खराब हो जाती होगी।
अब युक्ति और डिग्री का फल कैसे दे रही है? तो मान लेते हैं कि मंगल 4 डिग्री का है और शुक्र 6 डिग्री का है, बुध यहाँ 8 डिग्री का है। तो मंगल से यहाँ पति देखा जाता है और शुक्र से यहाँ पत्नी देखी जाती है। तो जातक का विवाह होगा और उसके बाद उसकी जीवन में प्रेमिका आएगी। अभी हमने आपको बताया कि बुध से जो होता है वो प्रेमिका देखी जाती है। तो बुध की डिग्री सबसे अधिक है और मंगल की कम है, उससे ज्यादा शुक्र की है। तो मंगल पहले शुक्र से मिलेगा और उसके बाद बुध से मिलेगा। तो पहले इसका विवाह होगा और विवाह होने के बाद इसको एक प्रेमिका इसके जीवन में आएगी। अब चूंकि मंगल और बुध में शत्रुता है, बुध मंगल से शत्रुता रखता है, तो क्या होगा, उसके बाद विवाद बढ़ेंगे और विवाद होना तय हो जाएंगे। तो अब आप एक ही लाइन में प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि पहले इसका विवाह होगा, फिर इसके लाइफ में एक प्रेमिका आएगी और प्रेमिका आएगी तो उसमें विवाद होंगे और इसके कारण इसका जीवन परेशानियों से भर जाएगा। अब यहाँ बुध की डिग्री ज्यादा है तो प्रेमिका बाद में आई। अब यदि हम बुध की डिग्री कम कर दें और शुक्र की डिग्री ज्यादा कर दें तो हमें पता चलता है कि पहले इसके प्रेम प्रसंग होंगे और उसके बाद इसका विवाह होगा, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है। तो पत्नी बाद में आई, पहले प्रेमिका आ गई। इसी प्रकार इनमें मित्रता और शत्रुता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए शनि उच्च का है किंतु उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है और ना ही उसके त्रिकोण में कोई उसका मित्र है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में यह होगा कि शनि भले ही उच्च के हैं किंतु उसका फल नहीं दे पाएंगे। अब इसी को हम पलट देते हैं, शनि नीच के हो गए हैं, उसके आगे शुक्र व बुध है, तो शनि यहाँ अच्छा फल देवेंगे। चूंकि शनि नीच का है तो कैरियर बनाने में शुरुआत में जातक को परेशानी होगी, किंतु बुध आगे है तो थोड़े समय बाद ही उससे अकल आ जाएगी और शुक्र उसके आगे है तो पैसा भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग डिग्री के हिसाब से ग्रहों के अलग अलग कारकत्वों को देख सकते हैं। तो जब भी आप डिग्री का उपयोग करेंगे तो आप इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिए कि उसके आगे और पीछे जो ग्रह बैठे हुए हैं वह उस ग्रह के मित्र हैं या शत्रु हैं और वह किस तरह से उसे प्रभावकारी बना रहे हैं। क्या वह प्रॉमिस जो है उसे पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं या उसे नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं। देखिए, हमेशा आप भले वैदिक एस्ट्रोलॉजी करें, आप भले ही भृगुनंदी नाड़ी करें, केपी एस्ट्रोलॉजी करें, आप कोई भी विधा को उपयोग करें, सभी विधाएं सही हैं, किसी भी विधा में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। हालांकि यह हमारी गलतियां होती हैं कि हम जो है उन विधाओं को पूरा समझ ही नहीं पाते हैं, उसके पहले ही हम कहीं ना कहीं उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं और जिसके कारण हमें दूसरों के मध्य हंसी का पात्र बनना पड़ता है। और यही कारण है कि हम उस विधा को गलत ठहरा कर और यह कहने लगते हैं कि हम तो सही थे। अब आप देखिए, ज्योतिष में एक सूत्र है, तो हम बताने लगते हैं कि हम तो सही थे किंतु ये विद्या ही गलत थी और इसी विद्या के चलते हमने यह गलत प्रेडिक्शन दे दिया। हालांकि आप देखेंगे कि ज्योतिष में एक सूत्र है जिसमें उन्होंने कहा है कि लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं होता। यदि आपने देखा है तो ये सूत्र आप भले गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, किसी भी किताब में सर्च कर लीजिए, हर जगह लिखा हुआ है कि लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं होता है। क्या रीज़न था कि उनको ये लिखना पड़ा कि लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं होता? लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है। इसी कारण से लग्नेश चाहे अपने हाथ से कर्जा कर ले, नुकसान कर ले, बीमार हो जाए या शत्रुता कर ले किसी के साथ
या वह बहुत तेज गाड़ी चलाकर मृत्यु तुल्य कष्ट झेल ले, वह खूब सारा नुकसान कर दे, अपनी सारी प्रॉपर्टी गवा दे, किंतु उसके बाद भी वह कहीं भी खुद की गलती नहीं मानेगा। और यही कारण है कि इतने बड़े ऋषियों को भी यह लिखना पड़ा कि लग्नेश को 6 8 12 का दोष नहीं होता, अर्थात कुछ भी हो जाए वह सदैव दूसरों पर ही ढोलता रहता है। तो देखिए, इस बात को तो अभी यहीं ख़त्म करते हैं, किंतु हम आपको डिग्रियां समझा रहे थे। अब इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम लेकर चलते हैं। तो अब इसे हम दूसरी तरह से देखते हैं। मान लेते हैं कि शनि तुला राशि में उच्च के 10 डिग्री के हैं और बुध कन्या राशि में उच्च के 16 डिग्री पर हैं। वहीं शुक्र सिंह राशि में 26 डिग्री पर हैं। तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में इस शुक्र व बुध की युक्ति मानी जाएगी और उसके बाद शनि और बुध की युक्ति मानी जाएगी। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, युति में क्या होता है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे वाले ग्रह को भी भृगुनंदी नाड़ी में युति मान लिया जाता है। तो यहाँ युति किसकी हुई? बुध व शुक्र की, और शनि व बुध की युति होगी। तो जातक को इसका फल क्या मिलेगा? तो आप देखें कि सिंह राशि का शुक्र 26 डिग्री का है, तो सिंह राशि जो है वो राजपाट दिखाती है, वैभव दिखाती है, राजा के समान जीना दिखाती है। तो सिंह राशि कहीं ना कहीं सिंह राशि के यह गुण है। तो हम देख रहे हैं कि यह राजा की राशि है और आगे बुध जो है वो 16 डिग्री के हैं और शुक्र जो है वो 26 डिग्री के हैं। तो अब आप देखेंगे कि बुध 16 डिग्री का है और शुक्र 26 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच में 20 डिग्री का अंतर। तो देखिए, जातक क्या करेगा? स्वयं को प्रभावशाली दिखाने के लिए, स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए, स्वयं को राजा जैसा दिखाने के लिए राजपाट के चक्कर में शुक्र या पैसों का नाश कर देगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य शत्रु हैं। तो अगर शुक्र सिंह राशि में बैठा है, इसका मतलब वह अच्छा फल तो दे ही नहीं रहा है। तो जातक ने क्या करा? अपना राजपाट दिखाने के लिए, अपने अहंकार की शांति के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए क्या करा? उसने अपने पैसों का नाश कर दिया। और फिर क्या करेगा? फिर दुख पाएगा, फिर बाद में कहीं जाकर उसे अकल आएगी, क्योंकि यहाँ शुक्र और बुध के बीच में 20 डिग्री का अंतर है। तो बुध को आने में अभी वक्त लगेगा, ये 20 डिग्री क्रॉस करने में उसे टाइम लगेगा। और जब वह 20 डिग्री का अंतर पूरा होगा तो शनि व यहाँ बुध से मिलेंगे। तो शनि और बुध के बीच में फिर 20 डिग्री का अंतर है। तो कार्य में देरी से सफलता मिलेगी, मतलब लगातार प्रयास करना होंगे उसे, पर उसमें सफलता में भी उसे समय लगेगा, क्योंकि यहाँ डिग्री जो है दोनों के बीच की बहुत बड़ी डिग्री हैं। 20 डिग्री का अंतर है शनि और बुध के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जातक अपने राजपाट वैभव दिखाने के चक्कर में अपने धन का नाश कर लेगा और उसके बाद उसे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके उसमें अकल आएगी और उस अकल का उपयोग करके भी उसे एक लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेंगे और उन लंबे समय तक प्रयास करने के बाद कहीं जाकर उसे अपने कार्य में सफलता मिलेगी। शनि उच्च का है तो उसे जो है सफलता जो मिलेगी वो देरी से मिलेगी, तब तक उसे बेकार में ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस शनि के आगे अगर मंगल हो और उसके आगे अगर केतु हो, तो हम यह भी कह सकते हैं कि उस जैसे ही इसे सफलता इसे प्राप्त होगी, वह सफलता इसके सर पर चढ़ जाएगी। और मंगल है तो विवाद करेगा यहाँ इसे, फिर यह विवाद करेगा और विवाद करने के बाद क्या होगा? तो विवाद करने के बाद केतु है, केतु मोक्ष का कारक बताया गया, केतु छोड़ने का कारक बताया गया, केतु एकांतवास का कारक बताया गया, क्योंकि यह सबसे दूर ले जाता है, हमेशा एकांत की ओर ले जाता है। क्योंकि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि लग्न का केतु जो होता है वह अक्सर जातक को दूसरों से अलग कर देता है। ऐसा जातक अक्सर खुद ही मतलब खुद में ही खुद से ही बात करता रहता है, ये एकांत में रहना पसंद करता है। तो आगे मंगल के आगे केतु है तो हम यह भी कह सकते हैं कि जातक उसके बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और उसे कहीं एकांतवास में जाकर रहना पड़ेगा।
या फिर लोगों के बीच रहकर भी लोग इसे पहचानेंगे ही नहीं, क्योंकि जो केतु का एक नक्षत्र है मूल नक्षत्र, तो मूल का अर्थ होता है जड़। जड़ सभी को पता है कि पेड़ों के नीचे जड़ होती है, पर और वही उस पेड़ को थाम के रखती है, पर इंसान उस उसको नहीं देखता है, उस जड़ को नहीं देखता है, बल्कि तारीफ जो करता है वो पेड़ की, पत्तों की, फूलों की तारीफ करता है। कहीं भी उस जड़ की तारीफ नहीं की जाती है। और यही कारण है कि मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे समाज में दूसरों से अलग रह जाते हैं। मूल पर्टिकुलर मूल नक्षत्र में, मैं बाकी मूल के नक्षत्रों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ मूल नक्षत्र में जो पैदा होते हैं केतु के, उसमें कहीं ना कहीं वह समाज से अलग थलग रह जाते हैं। अब इसी को देखें तो जब कुंडली में डिग्री वाइज मंगल आगे हो और शुक्र पीछे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल आगे है और शुक्र पीछे है, तो इस स्थिति में इसमें विवाह में जो होगी वो देरी से होगी। वहीं अगर मंगल के आगे शुक्र हो तो हम कह सकते हैं कि इसका विवाह जल्दी हो जाएगा, है ना। तो इसके पीछे कारण क्या बन रहे हैं? इसके पीछे कारण वही बन रहे हैं जो पहले थे, कि हमेशा ग्रहों की डिग्री जब भी आप देखें तो कहीं ना कहीं ये भी देखें कि उनके कारकत्व क्या है, तो और किस विषय में बात चल रही है। फिर यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था जब हम प्रोग्रेशन समझा रहे थे, कि यहाँ पर गुरु का जो प्रोग्रेशन होगा उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि गुरु जो प्रोग्रेशन, हालांकि अभी हम उसके प्रोग्रेशन के 2 पार्ट कर चुके हैं, और प्रोग्रेशन का जो तीसरा पार्ट करेंगे तो हम आपको अवश्य बताएंगे कि किस तरह से गुरु का प्रोग्रेशन चल रहा है। तो अब इसमें अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए, देखिए अब आप लोगों का अगला प्रश्न यही होगा कि अब इसमें अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए तो क्या परिणाम होंगे। तो हमने डिग्री समझ ली, हमने युक्ति समझ ली, हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए शायद कई सारे वीडियो बनाना पड़ जाएं, उसके बाद भी यह पूरा नहीं होगा, किंतु फिर भी हमने बहुत संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास किया और आशा करते हैं आपको समझ में आया भी होगा। अब यहीं पर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि अगर आप मान लें कि इसमें कोई ग्रह वक्री हो जाए तो परिणाम क्या होंगे। तो इसे समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए शनि और चंद्र की युक्ति है, ठीक है। शनि और चंद्र की युक्ति है तो हम शनि को एक बड़ा ट्रक मान लेते हैं, भारी ट्रक जो मंद गति से चलता है, क्योंकि शनि बहुत मंद गति से चलता है। तो शनि एक बड़ा ट्रक हो गया जो कि मंद गति से चल रहा है, या ट्रॉला जैसा कुछ हो गया। वहीं चंद्रमा जो है वो बड़ी तीव्र गति से चलता है, तो हम इसे एक छोटी कार मान लेते हैं, एक स्पोर्ट्स कार जो होती है उस तरह से हम कुछ इसे मान लेते हैं। तो अब एक ट्रॉला जा रहा है, एक पतली सड़क है, उस पर एक ट्रॉला जा रहा है, तो वह शनि है और जो चंद्रमा है वह कार है। तो अब हम मान लेते हैं कि चंद्रमा की डिग्री 5 है और शनि की डिग्री 10 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शनि आगे चल रहे हैं, ट्रक आगे चल रही है, और कार वाले को जगह ही नहीं मिलेगी क्योंकि पतली सड़क है और वो इतना बड़ा ट्राला है कि वो उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर वह फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। दूसरी तरह से जातक के जन्म के बाद, क्योंकि यहाँ चंद्रमा को जो है वो माता बताया गया है, तो क्या होगा कि माता की परेशानियां बढ़ जाएगी। ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, यहाँ पे कौन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है? तो यहाँ पर चंद्रमा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है क्योंकि वो आगे नहीं निकल पा रहा है शनि से। तो क्या चंद्रमा किसका कारक है? तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। तो कहीं ना कहीं जातक की माता की परेशानियां इसके जातक के जन्म के बाद से बढ़ गई होंगी, है ना। उसकी मेहनत भी काफ़ी बढ़ गई होगी। अब इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। अब चंद्रमा की डिग्री 10 है और शनि की डिग्री 5 है, तो कार जो है वो आगे निकल गई है और ट्रक पीछे धीरे धीरे आ रहा है। तो इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि कार तो कार की स्पीड में निकल गई है और ट्रक पीछे पीछे आ रहा है, तो आता रहे। वहीं अब इसे आप इस तरह देखिए कि जातक के जन्म के पहले माता को जो परेशानियां थी वो जातक के जन्म के बाद समाप्त हो गई हैं। क्योंकि जातक जो लेके आया है चंद्रमा को 10 डिग्री का लेकर आया है, शनि को 5 डिग्री का लेकर आया। तो जो परेशानियां जो चल रही थी माता को पहले, वो माता उन चीज़ों से फ्री हो गई, मन भी उनसे फ्री हो गया।
अब इसे दूसरी तरह से देखते हैं, चंद्रमा 5 डिग्री का है और शनि 10 डिग्री का है, तो हम क्या मान सकते हैं कि कार वाला पीछे से आ रहा है और ट्राला वाला जो ट्रक है वो वापस रिवर्स में उस ट्राले को लेकर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे कार वाले की परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो एक तरफ जहां मन मन ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, यहाँ पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि ये वक्री हो गया ना, यहाँ पर शनि वक्री हो गए। तो क्या हुआ, शनि वापस उस ग्रह की तरफ आ रहे हैं, चंद्रमा की तरफ आ रहे हैं। तो अब इसमें समस्या क्या हो गई, इसमें समस्या ये हो गई कि जातक जहाँ फ्रस्ट्रेटेड होगा उसके बाद वह डिप्रेशन में भी जा सकता है। वहीं जो परेशानियां माता की जातक के जन्म के पहले खत्म हो चुकी थी, वही परेशानियां माता को जातक के जन्म के बाद वापस मिल जाएंगी, वो पलट कर फिर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो, क्योंकि शनि क्या है, शनि परेशानी है। तो जो परेशानियां खत्म हो चुकी थी माता के जीवन से, अब वो कहीं ना कहीं वह परेशानियां माता के जीवन में फिर एक बार वापस आ गई हैं। अब इसे और थोड़ा देखते हैं। अब चंद्रमा जो है वो 10 डिग्री का है और शनि 5 डिग्री का वक्री है। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि चंद्रमा जो है वो कार है, तो कार वाला आगे निकल चुका है और ट्रक वाला जो है वो ठीक है पीछे ही है और वो रिवर्स ले रहा है। तो इससे कार वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कार वाला तो अपनी कार लेके निकल चुका है। अब वो ट्रक वाला रिवर्स ले रहा है कि फॉरवर्ड ले रहा है, उसको क्या लेना देना है। तो यहाँ पर जो है बहुत कोई परेशानी है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अच्छा है, जो परेशानियाँ माता को आने वाली थी वह भी कहीं ना कहीं जातक के जन्म के बाद वो परेशानियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जो विवाद जो थे, जो कि आ सकते थे भविष्य में उभर कर, वो भी जातक के जन्म के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब और देख लेते हैं कि चंद्रमा भी 5 डिग्री का है और शनि भी 5 डिग्री का है। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो संभव सी बात है कि शनि और चंद्रमा दोनों सेम डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर उस कार वाले की और उस ट्रक वाले की टक्कर हो गई होगी। तो इससे ये हुआ कि अब तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सा संघर्ष है, जीवन में दुख है, परेशानियां हैं। दूसरी तरफ से जातक के जन्म के साथ ही माता को भी लगातार परेशानियां चली रही हैं, क्योंकि अब जब एक बार टक्कर हो ही गई है तो विवाद तो बढ़ना ही है यहाँ पर। और ये विवाद कब ख़त्म होंगे इनका कोई हल तो होता नहीं है। तो आप इस तरह से ग्रहों की डिग्रियां देख सकते हैं। हमने बेहद प्रयास करा कि हम आपको और सरल भाषा में समझा सकें, किंतु यहाँ समस्या यह है कि वह विषय जो है वह इतना वृहद है कि उसको जितना हम सरल करने का प्रयास करते हैं उतना ही ज़्यादा विस्तृत होता जाता है। और यहाँ पर इतना समय नहीं होता कि हम आपको इतना विस्तृत में उसको और डीपली और ज़्यादा डीपली बता सकें। तो इसलिए हमने प्रयास करा कि आपको किसी उदाहरण के थ्रू जल्दी समझाया जा सके, ताकि आप परेशान ना हो और आप इन बातों को समझ सकें। आशा करते हैं आपको ग्रहों की डिग्रियों के विषय में ठीक से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम और प्रयास करेंगे कि आपको और किसी भाषा में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें। आपने अभी तक हमारी वीडियोस को जो